वेलकम टू यूपीएससी स्टडी चैनल। पिछले वीडियो में मैंने बिहार के समसामयिकी घटनाओं के संबंध में आप लोगों के समक्ष कुछ प्रश्नों को रखा था, उसका उत्तर भी विश्लेषणात्मक रूप से प्रस्तुत किया था। उसी कड़ी में आज मैं बिहार समसामयिक घटना 2024 के तहत प्रश्न लिखा हूं। इसमें प्रथम प्रश्न है, बिहार सरकार ने मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत, जो बिहार सरकार मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना को प्रारंभ की है, उसके तहत लाभार्थियों को कितनी राशि तक मुफ्त इलाज कराने की घोषणा की है। तो इसका जो उत्तर होगा वो सी होगा, 5 लाख रुपया। बिहार सरकार ने मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना यानी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इस योजना को चलाने की घोषणा की और उसी के तहत 5 लाख रुपये प्रति परिवार इलाज के लिए दिया जाएगा। जो केंद्र सरकार है वो अपने स्तर से प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना चला रही है, जिसको आयुष्मान भारत भी कहा जाता है। यानी कि आयुष्मान भारत ए, बी से आयुष्मान भारत हो गया, PM प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, AB PMJY। योजना है। इसी के तहत बिहार में भी मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना अथवा इसको हम आयुष्मान योजना भी कह सकते हैं। तो इसके तहत केंद्र में व्यवस्था की गई है कि प्रत्येक वैसे परिवार को जो आर्थिक रूप से निर्धन हो, उनको 5 लाख रुपये की इलाज की व्यवस्था की जाएगी। यानी 5 लाख रुपये का बीमा किया जाएगा प्रति साल। यानी कि एक परिवार को 5 लाख रुपये का बीमा कर दिया जाएगा और उस परिवार में से कोई भी सदस्य उस 5 लाख रुपया का एक साल में उपभोग कर सकता है, यानी कि इलाज करा सकता है, अथवा पूरा परिवार उस राशि से इलाज करा सकता है। यानी प्रति परिवार 5 लाख रुपया ही दी जाएगी। उसमें से जैसे कोई मान लीजिए 5 सदस्य हुआ, तो 5 सदस्य हुआ एक परिवार में माना जाए, तो 5 सदस्य माना जाए ये हुआ, यदि 5 लाख का इलाज करा दिया एक साल में, तो फिर ये जो 5 लाख रुपए देने का प्रावधान है वो समाप्त हो जाएगा। एक साल के अंदर उसको नहीं मिला, फिर अगले साल में मिलेगा। लेकिन ये केवल 1 लाख का इलाज कराया, तो शेष जो 4 लाख बचा है, 4 लाख वो उस परिवार में किसी भी सदस्य कोई आवश्यकता होगी, इलाज कराने की आवश्यकता होगी, तो इस 4 लाख में से उपयोग करेगा। यानी इसको फैमिली फ्लोटिंग कहा जाता है। फैमिली फ्लोटिंग के तहत जो 5 लाख रुपया दिया जाता है परिवार को प्रदान किया जाता है। ऐसी बात नहीं है कि परिवार के प्रत्येक सदस्य को 5-5 लाख रुपया प्रदान किया जाता है, नहीं। परिवार को प्रति परिवार 5 लाख रुपया और उसको वितरित कर दिया जाता है, जिनको उस परिवार के प्रत्येक मेंबर को जितनी आवश्यकता पड़ती है इलाज के लिए, उतनी उस 5 लाख रुपया में से प्रदान कर दी जाती है। तो ये हुआ। उसी के तहत बिहार सरकार ने
उन लोगों के लिए ये योजना लागू की जिन्होंने इस योजना के तहत लाभ नहीं प्राप्त कर सके, यानी किसी कारणवश भारत आयुष्मान योजना के तहत उनको लाभ नहीं मिला, वो कार्ड बनवाने में असक्षम रह गए, तो वैसे लोगों के लिए बिहार सरकार ने अलग से मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना यानी मुख्यमंत्री आयुष्मान योजना का शुभारंभ किया है। और यही सिस्टम, यही प्रावधान यहाँ भी लागू होता है। प्रत्येक परिवार को 5 लाख रुपया इलाज के लिए दिया जाएगा। जो अस्पताल, सरकारी अस्पताल हो या निजी अस्पताल हो, इसके अंतर्गत रजिस्टर्ड है, उसी अस्पताल में इलाज कराने पर मुफ्त व्यवस्था की गई है। वही जो केंद्र सरकार के द्वारा चयनित या रजिस्टर्ड जो अस्पताल हैं, सरकारी अस्पताल और निजी अस्पताल, वही अस्पताल जो बिहार सरकार भी अनुशंसित की है, उसी अस्पताल में बिहार सरकार के द्वारा जारी जो योजना है उसका लाभ उठाया जा सकता है। एक और विशेषता है कि जो बिहार सरकार है वो इस योजना में जो लोग शामिल हो चुके हैं उसको किसी प्रकार के लाभ नहीं देगी। इससे जो पृथक हैं उन्हीं को इस योजना के, बिहार सरकार की योजना, जन आरोग्य योजना में शामिल किया जाएगा। जो इस योजना को लागू करने का क्या जरूरत थी, इसके बारे में थोड़ा मैं चर्चा कर देता हूं। सबसे पहले हमारे जो नीति निर्देशक तत्व है उसमें प्रावधान किया गया है कि प्रति व्यक्ति को, मतलब भारत के प्रत्येक नागरिक को उचित पोषण की व्यवस्था किया जाए। तो उसी को दृष्टिकोण में रखकर ये आवश्यकता पड़ी कि भारत के कोई भी लोग भूखे न सोए, यानी उनका पेट भरना चाहिए। और ये सरकार का कर्तव्य बनता है कि प्रत्येक व्यक्ति का पेट कम से कम भरे। तो उन्हीं को, और पेट भरे ही नहीं, उनको पोषण युक्त आहार प्रदान किया जाए। इसी को दृष्टिकोण में रखते हुए 2013 में एक कानून बना। 2013 में कानून बना, उसका नाम है राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम। खाद्य सुरक्षा अधिनियम। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 में बना और इसमें व्यवस्था की गई कि जो भी गरीबी रेखा नीचे आते हैं, बीपीएल परिवार के सदस्य हैं, उनको न्यूनतम दाम पर अनाज उपलब्ध कराया जाए सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से। तो सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से उनको व्यवस्था की गई कि चावल जो है वो 3 रुपये प्रति केजी दिया जाएगा। गेहूं है 2 रुपये प्रति केजी और मोटा अनाज है वो 1 रुपये प्रति केजी दिया जाएगा। अब परिवार को चिन्हित किया गया तो इस परिवार के प्रत्येक मेंबर को, प्रत्येक सदस्य को 5 किलो मंथली अनाज उपलब्ध कराया जाएगा। यदि परिवार में 5 सदस्य है तो 25 किलो मंथली इस रेट पर उसको अनाज मिलेगा। दूसरी तरफ जो अंत्योदय योजना है, तो अंत्योदय योजना के तहत इसी रेट पर परिवार के प्रत्येक सदस्य को जो है 35 किलो अनाज मिलेगा। यानी इसमें 5 किलो की व्यवस्था की गई है और उसमें 35 किलो
मंथली अनाज की व्यवस्था की गई है और जो दर है यही दर रहेगा। तो वही जो पीडीएस के अंतर्गत जो व्यक्ति चिन्हित थे, अंत्योदय योजना के अंतर्गत जो चिन्हित थे, उन्हीं लोगों को आपको ABPMJY योजना बनाने के दौरान शामिल किया गया है। उन लोगों को यह व्यवस्था दी गई कि उनको बीमा मिलेगा, यानी कि मुफ्त 5 लाख रुपए तक मुफ्त इलाज करने की व्यवस्था होगी। वो केंद्र सरकार उसको वहन करेगी। लेकिन ये योजना है पूर्ण रूप से सरकार वहन करेगी, लेकिन इसमें केंद्र और राज्य का जो अंश होता है तो 60:40 है। यानी केंद्र सरकार 60 रुपया देगी तो राज्य सरकार 40 रुपया देगी 5 लाख में। यानी 3 लाख केंद्र सरकार देगी और 2 लाख राज्य सरकार देगी। 60:40 के अनुपात में राशि दी जाएगी। और लेकिन इस योजना को लागू करने के बाद भी कुछ लोग इस योजना से वंचित रह गए। तो उन वंचित वर्गों को योजना के लाभों को प्रदान करने के लिए बिहार सरकार ने 2024 में मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना, यानी मुख्यमंत्री जो आयुष्मान योजना है, बिहार में लागू की और उनको अपने स्तर से, अपने कोष से 5 लाख रुपया की राशि इलाज के लिए प्रदान की जाती है। यानी उनके खाते में नहीं दी जाती है। ये लोग जिन अस्पतालों में सरकार द्वारा नाम चिन्हित जिन अस्पतालों में इलाज कराते हैं, उनको उस अस्पताल को प्रदान की जाती है। तो ये जो योजना है बहुत कारगर योजना है और इसके तहत जो गरीब परिवार हैं, निधन परिवार हैं और सक्षम परिवार हैं, उनको बीमा सुरक्षा मिल गई है और इस प्रकार इसका लाभ मिल रहा है, जो सराहनीय है। अब हम देखते हैं एक और इसमें बात बता दूं कि 2011 में केंद्र सरकार ने सामाजिक, आर्थिक और जातीय जनगणना कराई थी। उसमें जो आंकड़ा मिला उसको भी आयुष्मान योजना बनाने के दौरान उपयोग किया गया। ठीक है। 2 नंबर में, प्रश्न संख्या 2 में, ONGC ने बिहार के किस स्थान पर तेल कुआं खोदने का निर्णय लिया है? ONGC ने बिहार के किस स्थान पर तेल की कुआं खोदने का निर्णय लिया है? तो इसमें मुंगेर है, जमुई है, समस्तीपुर है और बांका है। तो इसका उत्तर होगा C, यानी समस्तीपुर में ONGC ने तेल कुआं खोदने का निर्णय लिया है। अब ONGC के बारे में थोड़ा हम जानकारी देना चाहेंगे। जो ONGC है वो केंद्र सरकार की महारत्न कंपनी है। इसकी स्थापना जो हुई थी 1956 में हुई थी और महारत्न से इसको 2010 में विभूषित किया गया। 2010 में महारत्न का दर्जा दिया गया। क्योंकि केंद्र सरकार जो है अपने जो सार्वजनिक उपक्रम है उसको प्रोत्साहित करने के लिए, उसको अधिक से अधिक कार्यशील बनाने के लिए, उन्नतिशील बनाने के लिए, स्वायत्तता देने के लिए महारत्न की उपाधि देती है। 3 प्रकार का दर्जा दिया जाता है। एक नवरत्न हुआ, उसके बाद का दर्जा देती हैं नवरत्न, महारत्न, नवरत्न और मिनी रत्न।
तो महारत्न कंपनी का दर्जा अभी 14 कंपनियों को दिया गया है, 14 कंपनियों को दिया गया है। नवरत्न का दर्जा 16 कंपनियों को दिया गया है। अभी वर्तमान में 16 कंपनी जो है सार्वजनिक उपक्रम है उसको नवरत्न का दर्जा दिया गया है, और जो 14 कंपनी है उसको महारत्न का दर्जा दिया गया है। महारत्न के अंतर्गत ही ONGC आती है, यानी ONGC जो कंपनी ये तेल और गैस का अन्वेषण करती हैं, उसकी खुदाई करती हैं, उसका उत्पादन करती हैं। तो ये सब भारत की सबसे बड़ी कंपनी है ONGC। लगभग भारत में जो कच्चा तेल है, कच्चा तेल के उत्पादन में इसका लगभग 71% योगदान है, और गैस के उत्पादन में लगभग 81% इसका योगदान है भारत में। तो इस प्रकार ONGC जो है वो समस्तीपुर में तेल कुआं खोदने का निर्णय लिया का दर्जा वैसे कंपनी को दिया जाता है जिसकी पिछली जो 3 वर्ष की शुद्ध आय है वो औसत 5,000 करोड़ रुपया हो, यानी जो टर्नओवर हुआ पिछले 3 वर्षों का वह 25,000 करोड़ रुपया हो। तो जिस कंपनी के पास ये संपत्ति होगी उसी को महारत्न की उपाधि दी जाएगी, और जो नवरत्न प्राप्त है उसको महारत्न दिया, जो मिनी रत्न है उसको नवरत्न का दर्जा दिया जाता है, नवरत्न है उसको महारत्न का दर्जा दिया जाता है। तो इस प्रकार नवरत्न कंपनियां 16 हो गई, महारत्न कंपनियां 14 हो गई। तो ONGC तेल और गैस के क्षेत्र में कार्य करती है, उसके उत्पादन और अन्वेषण करती है, और ये सबसे बड़ी भारत की सबसे बड़ी कंपनी है ONGC। ऑयल नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन जो इसका फुल फॉर्म हो गया ONGC। अब तीसरा देखते हैं, निम्न में से किस स्थान पर भारत का प्रथम राष्ट्रीय डॉल्फिन शोध केंद्र स्थित है? राष्ट्रीय डॉल्फिन शोध केंद्र कहाँ स्थित है? भागलपुर, पटना, सी में समस्तीपुर और डी में पश्चिमी चंपारण। तो यहाँ पर बी मारिएगा, पटना में। भारत का जो प्रथम राष्ट्रीय डॉल्फिन शोध केंद्र है वो पटना में बनाया गया है उसको, क्योंकि जो डॉल्फिन है वो गंगा क्षेत्र में, गंगा नदी में पाई जाती है और ब्रह्मपुत्र नदी में भी पाई जाती है, लेकिन जो ये राष्ट्रीय डॉल्फिन है वो रेड सूची में शामिल है। इसलिए इसकी रक्षा के लिए, इस पर शोध करने के लिए कि इसके कैसे जनसंख्या बढ़ाया जाए, प्रति वर्ष गणना भी की जाती है, और पटना में इसकी शोध केंद्र की स्थापना की गई है ताकि डॉल्फिन पर निगरानी रखा जा सके और उसकी विकास के लिए कार्य किया जा सके। तो एक विशेषता है कि जो गंगा नदी में डॉल्फिन पाई जाती है उसको सिंधु गंगा डॉल्फिन भी कहते हैं, सिंधु गंगा डॉल्फिन भी कहते हैं। इसकी खासियत है कि जो ये डॉल्फिन है अंधी होती है। डॉल्फिन है, ये मछली नहीं है, यह स्तनधारी है। क्या है? स्तनधारी के श्रेणी में आती है, स्तनधारी। दो मछली का 2 प्रकार है, एक व्हेल और एक डॉल्फिन। तो लेकिन डॉल्फिन जो है उसको मछली के श्रेणी में नहीं गिना जाता है। व्हेल भी स्तनधारी है लेकिन समुद्र में रहता है, और डॉल्फिन भी स्तनधारी है, यानी बच्चा उत्पन्न करता है, दूध अपने बच्चों को पिलाता है, वो भी समुद्र में भी रहता है और नदी में भी रहता है। जो गंगा नदी में रहती डॉल्फिन आता है वो क्या है? अंधा होता है।
गंगा नदी में रहने वाला डॉल्फिन अंधा होता है, लेकिन वो स्तनधारी है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि उसने अपने आंखों का प्रयोग बहुत दिन से नहीं किया है, मैंने हजारों वर्ष से कहें वो अपने आंखों का प्रयोग नहीं किया था। जिस चीज का आप प्रयोग नहीं कीजिएगा उसका महत्व अपने आप समाप्त हो जाता है, उसकी उपयोगिता समाप्त हो जाती है, और उसका जो कार्य होता है वो स्वाभाविक स्वयं में वह समाप्त हो जाता है। तो आंख का जो कार्य था उसका उपयोग नहीं किया गया, इसलिए आंख का जो देखने की क्षमता थी, आंख की देखने की क्षमता थी, वो क्षमता धीरे धीरे बहुत कम हो गई या विलुप्त हो गई। तो यहाँ पर डॉल्फिन के साथ यही हुआ, वो डॉल्फिन क्या हो गया, अंधा हो गया। तो ये प्रश्न उठता है कि अंधा हो गया शिकार कैसे करता है? तो शिकार करने के लिए तरंग छोड़ता है, उनमें से तरंग निकलती हैं, वो वस्तु से टकराती हैं और टकरा कर वहां से ध्वनि परिवर्तित होती है, और वही ध्वनि को फिर डॉल्फिन सुनता है और उसी के आधार पर वो शिकार पकड़ता है। तो इस तरह गंगा नदी में जो डॉल्फिन पाया जाता है उसकी एक खासियत है, और इसका जो शोध केंद्र पटना में स्थापित किया गया है। ये हो गया तीसरा नंबर। चौथा नंबर, जिला स्तरीय घरेलू सर्वेक्षण 4 के अनुसार बिहार के किस जिला में बाल विवाह का सर्वाधिक प्रतिशत मामला सामने आया है? यानी जिला स्तरीय घरेलू सर्वेक्षण जो होता है NFHS 4 जो हुआ है, उसके अनुसार बिहार का कौन सा ऐसा जिला है जहां पर बाल विवाह का सबसे अधिक प्रतिशत मामला सामने आया है? तो इसका उत्तर आपको होगा सुपौल, ए, बी बेगूसराय है, सी जमुई है और डी गोपालगंज है। इसका पहला उत्तर, इसका उत्तर होगा ए, यानी सुपौल। सुपौल में बाल विवाह का सर्वाधिक प्रतिशत मामला सामने आया है। बेगूसराय जो है वो दूसरे स्थान पर है और जमुई है वो तीसरे स्थान पर है। जो गोपालगंज है, यहाँ पर 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक लिंगानुपात है, सर्वाधिक लिंगानुपात है, मतलब बिहार में सबसे अधिक लिंगानुपात है वाला जिला गोपालगंज है। प्रति 1000 पर महिलाओं की संख्या अधिक है, वो कौन है? गोपालगंज है। तो जिला स्तरीय घरेलू सर्वेक्षण जो होता है उसको नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 4 के तहत कार्य किया जाता है। यानी जो राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण है राष्ट्रीय स्तर पर, वही प्रत्येक जिला में जिला स्तरीय घरेलू सर्वेक्षण करवाता है। और इसके सबसे जो ऊपरी मंत्रालय है वह केंद्र सरकार का स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय है। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के तहत ही NFHS गठित हुआ है। वह प्रति 3 वर्ष पर प्रत्येक राज्य में जिला स्तरीय घरेलू सर्वेक्षण का कार्य कराया जाता है। इसका जो नोडल एजेंसी है वो मुंबई में है, वो अंतर्राष्ट्रीय का नोडल एजेंसी अंतर्राष्ट्रीय जनसंख्या संस्थान जो है मुंबई में, वो नोडल एजेंसी है। जबकि जो इसका जो सबसे मंत्रालय, इसका किस मंत्रालय का अंतर्गत आता है तो उसको लिखिएगा केंद्र सरकार का परिवार एवं स्वास्थ्य कल्याण मंत्रालय के तहत ही आता है। तो इसकी विशेषता है कि प्रति 3 वर्ष पर प्रत्येक राज्य में इस सर्वेक्षण कराया जाता है ताकि स्वास्थ्य जनसंख्या के बारे में सटीक जानकारी मिल सके और उसके अनुसार योजना बनाई जा सके और योजना बनाकर उसका जो समस्या है उसका समाधान किया जाए, उसका शमन किया जाए। तो ये जिला स्तरीय घरेलू सर्वेक्षण कोई पूछता है, परीक्षा में पूछा जाता है कि किसके
अंतर्गत कराया जाता है, किसके तहत कराया जाता है, तो मंत्रालय देगा तो केंद्र सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय मारिएगा। मंत्रालय नहीं देगा तो ये आपको मानना होगा NFSH नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे के तहत जिला स्तरीय घरेलू सर्वेक्षण होता है। अगर नोडल एजेंसी पूछ देगा तो अंतर्राष्ट्रीय जनसंख्या संस्थान आप मारिएगा, मुंबई जो नोडल एजेंसी है वो इसका नोडल एजेंसी है। तो ये हो गया। अब 5वां क्वेश्चन है, बिहार जाति सर्वेक्षण 2023 के अनुसार बिहार की कुल जनसंख्या है, मतलब जो बिहार में जाति सर्वेक्षण 2023 में जो कराया गया उसके तहत ही पूछ रहा है कि बिहार की जनसंख्या कितनी है। तो ए में है 14.0 करोड़, बी में 15.05 करोड़, सी में है 13.07 करोड़ और डी में 11.05 करोड़। तो इसका सटीक आंसर होगा 13.07 करोड़। बिहार की जो कुल जनसंख्या है वो 13.07 करोड़ है, किसके अनुसार? बिहार जाति सर्वेक्षण 2023 के अनुसार। लेकिन यदि 2011 पूछेगा कि जनगणना 2011 के अनुसार, तब क्या मारिएगा आप? लगभग 10.38 करोड़ जनसंख्या थी 2011 के अनुसार। लेकिन अभी जो बिहार जाति सर्वेक्षण का लगा देगा, बिहार जाति सर्वेक्षण 2023 के अनुसार, तब आप 13.07 करोड़ आंसर दीजिएगा। इसमें लगभग 27%, 27.13% लगभग है, लगभग 27.13% पिछड़ा वर्ग है, पिछड़ा वर्ग। अत्यंत पिछड़ा वर्ग जो है लगभग 36% है। तो ये जो बिहार जाति सर्वेक्षण 2023 हुआ, इस बहुत शोरगुल हुआ, लेकिन राज्य सरकार ने इसको कराने में सफल रही और इसके तहत आरक्षण भी प्रदान कर दी 65% और 10% EWS मतलब 75%। और इसी के खिलाफ याचिका दायर की गई हाई कोर्ट में। फिर जब सरकार हार गई तो सुप्रीम कोर्ट में गई, वहां भी सरकार हार गई है। अभी हाई कोर्ट के फैसला को भी बरकरार रखा गया है, सुप्रीम कोर्ट ने उसको बरकरार रखा है। तो ये जो 5 क्वेश्चन है बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। फिर हम अगले वीडियो में मिलते हैं। आप लोग इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।